भैया बहनों, आज कक्षा एकादश में हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत जो अगला पाठ है, घर की याद, यह एक कविता है और इसके रचयिता हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद जी का जन्म सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के तिपरिया गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम सब जानते हैं कि यह वह दौर था जब राष्ट्रीय आंदोलन बहुत जोरों पर था। उस समय प्रायः छात्र राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाया करते थे और उसमें भी वो अपना योगदान देते थे। भवानी प्रसाद जी भी उससे अछूते नहीं रहे। वे भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ करके गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। काव्य के प्रति रुचि होने के कारण साहित्य रचना भी साथ साथ होती रही। इनकी जो कविताएं हैं वह लोक जीवन के अधिक करीब हैं। लोक जीवन अर्थात ऐसे लोगों का जीवन जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लोक अपने आप में एक बहुवचन का शब्द है। इनकी कविताओं में सहजता देखने को मिलती है। इनकी कविता के जो वर्ण विषय हैं वो आप देख रहे हैं कि गांव का चित्रण होता है। वो घर जो छप्परों से बना हुआ है, आंगन के एक कोने में लगा हुआ तुलसी का पौधा, वर्षा ऋतु में आसपास पानी भर जाता है, उसमें खेलते हुए बच्चे, चहचहाते हुए पक्षी और रात का सन्नाटा, जुगनुओं की चमक, ये इनकी कविता के वर्ण विषय हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी जो कविता है घर की याद, उसका वर्ण विषय भी कुछ इसी प्रकार से ही है। ग्राम्य जीवन से जुड़ा हुआ, घर के लोगों के बीच जो एक दूसरे के मध्य भावनाएं होती हैं, उन सबको व्यक्त करती हुई यह कविता है। तो आज इसका वाचन होगा, इसका भावार्थ बताया जाएगा। यह कविता काफ़ी लंबी है, इसलिए इसको 2 हिस्सों में पढ़ाया जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। एक बार में पूरी कविता पढ़ाने पर उस प्रकार से समझ में आने में कठिनाई होगी, इसलिए इसका आधा हिस्सा आज के इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा और आधा अगले दिन पढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो भी इसमें विषय दिए गए हैं, जिन बातों पर ध्यान दिलाया गया है, वे ठीक प्रकार से हमारे आपके सम्मुख आ जाएं, वो कहीं छूट न जाएं। इसलिए 2 भागों में पढ़ाना इसको आवश्यक है। तो सबसे पहले इसका वाचन होगा, वाचन के साथ साथ में अर्थ भी चलेगा, भाव भी चलेगा, और इसके बाद अगली बात कल होगी। तो प्रारंभ में एक बार हम कविता का सारांश देख लें। इस कविता में जो वर्ण विषय हैं वो क्या क्या है। पहला है बंदी जीवन के समय घर की याद आना, यानी कवि कारागार में बंद है और उसे घर की याद आती है अपने, यह इसका वर्ण विषय है। दूसरा है वर्षा ऋतु में घर में पानी का टपकना, क्योंकि घर कच्चा है, घास फूस से छाया हुआ है, मिट्टी की दीवारें हैं, इसलिए प्रायः ऐसे घर वर्षा ऋतु में टपकने लगते हैं, वहाँ पानी नीचे अंदर भरने लगता है, तो उसकी भी याद कवि को आती है। पिता का मस्ती भरा जीवन, कवि के पिताजी भी जो अत्यंत वृद्ध हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपनी जिंदगी निर्भय होकर, सारी समस्याओं से, सारी चिंताओं से मुक्त होकर वो जी रहे हैं, वो अपना काम करते हैं और मस्ती भरा जीवन है।
किसी प्रकार का उन्हें कोई दुख, कोई क्षोभ नहीं है। अगला, माँ के स्नेह की याद आना। उसी समय कवि को माँ के स्नेह की याद आती है। आगे पंक्तियों में वर्णन होगा कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जो पत्र के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपने स्नेह को व्यक्त कर सके, पत्र भेज सके। लेकिन कवि का ऐसा कहना है कि माँ और हम दोनों की अंतरात्मा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। माँ और पुत्र का वह संबंध होता है जो बिना किसी डोर की, एक ऐसी डोर होती भी जो दिखाई नहीं पड़ती, बंधा रहता है और दोनों एकदम निकट होते हैं, दूर होते हुए भी निकट रहते हैं। कभी इसको अनुभव करता है। अगला है बादल के माध्यम से पिता को सांत्वना देना। एक दिन उसे लगता है कि शायद मेरे पिताजी दुखी होंगे क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, अन्य भाई बहन तो हैं परंतु मैं उनसे दूर हूँ, शायद इसलिए उन्हें दुख होगा। इसलिए बादल के माध्यम से वह संदेश देता है कि हे बादल, तुम जितना चाहो बरस लो परंतु मेरे पिताजी न बरसने पाए, अर्थात उनकी आँखों से आंसुओं की धार न निकले। तुम ऐसा कुछ प्रयास करो, उन्हें अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने भावों में समझा दो कि वे निश्चिंत रहें, मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, एकदम ठीक हूँ। तो आइए भैया बहनों, अब कविता का वाचन होगा। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की सब में सब जुड़े हैं, घर की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। सबसे पहले इतना अर्थ देख लेते हैं, इसके बाद की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। कवि कारागार में बंद है। एक दिन वर्षा होने लगती है, रात भर पानी बरसता है। उसे अपने घर की अचानक याद आ जाती है। वो सोचने लगता है कि आज तो रात में बहुत बरसात हो गई, रात भर पानी बरसा है। निश्चय ही उसका प्राण मन, उसकी आत्मा बहुत दुखी है। उसे बार बार अपने घर की याद आती है कि आज मेरे घर की क्या स्थिति होगी। मेरा घर तो कच्ची मिट्टी की दीवारों का बना हुआ है, उसके ऊपर तो घास फूस का छप्पर है, वह भी पुराना है, उसमें काफ़ी जगह जगह घास फूस सड़ गई है, छेद हो गए हैं, तो शायद घर के अंदर पानी भर गया होगा। ऐसा सोच करके उसका मन कारागार में ही विह्वल हो रहा है, उसे बहुत ही दुख हो रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तिर रहा है अर्थात तैर रहा है। उसे अपना घर पानी में तैरता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर पानी ही पानी है और उसका घर उस पानी में तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि का कहना है कि मेरा घर खुशियों से पूरा है, पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। घर में माता है, पिता हैं, भाई बहन हैं, सब कुछ है, केवल मैं उससे दूर हूँ और वह मुझसे दूर है। केवल इतनी ही कमी है, बाकी घर में किसी बात की कमी नहीं है। परंतु वह घर आज मुझे मेरी नज़रों के सामने पानी में तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि कुल मिलाकर 5 भाई हैं, स्वयं एक कारागार में हैं, 4 भाई इसके घर पर हैं, बहन भी है जो अपने ससुराल में थी लेकिन मायके में आई। मायके अर्थात अपने पिता के घर, कवि के घर आई है। वह ये सोच कर आई होगी कि बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, माता पिता का स्नेह मिलेगा,
कुछ दिन माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलेगा, भाइयों से भेंट होगी, थोड़े दिन हंसी खुशी जीवन बीत जाएगा, फिर लौट आऊँगी। लेकिन यहाँ आकर के वो भी इन गंभीर कष्टों में फंस गई। रात भर पानी बरस रहा है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं है, जो भी घर में खाने पीने की सामान है वो सब भीग गए हैं। वह भी सोच रही होगी कि मैं कहाँ आकर के फंस गई। जिस खुशी को मन में ले करके वो आई थी, वह खुशी उसे यहाँ नहीं मिली, बल्कि उसे परिताप मिला, अर्थात यहाँ आकर के उसे अपार कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। घर में पानी भरेगा तो सवेरे उठ करके अन्य भाइयों बहनों के साथ, माता पिता के साथ उस पानी को वो भी घर से बाहर फेंकेगी। तो वो तो आई थी कि सखियों से मिलेंगे, पास पड़ोस के लोगों से मिलेंगे, लेकिन ये सब दूर हो गया, ये सब भूल गई और उसे आकर के हमारे यहाँ इस तरह संकट का सामना कर पड़ रहा है। इसी को कवि ने परिताप कहा है। परिताप अर्थात कष्ट, अपार कष्ट। यहाँ आने के लिए वो विवश हो गई, भोगने के लिए। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई तो घर में रहते ही थे, बहन भी आ गई। ऐसा अवसर हमेशा नहीं रहता, बहन तो कभी कभी आती है। तो वही कवि कहता है कि ऐसा अवसर कब आया, अभी तो आया इस बार, लेकिन वह भी ऐसे समय आया जब चारों ओर पानी ही पानी है। लोग एक दूसरे के प्रति अपनी व्यथा नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, बातचीत नहीं ठीक से कर सकते। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। बच्चों, हमारे यहाँ भारत में भाइयों को अपनी भुजा कहा जाता है। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी लंका में, उसमें राम ने भी यही कहा था कि तुम तो मेरी भुजा हो। अगर मैंने सीता को जीत भी लिया, छुड़ा भी लिया और तुम्हें गंवा दिया, तो वह मेरी जीत किस काम की होगी, वो मेरी अधूरी जीत मानी जाएगी। इसलिए भाइयों को भुजा कहा गया है। जैसे अपनी भुजा, एक हाथ कोई वस्तु नहीं उठा पाता तो दूसरा हाथ तुरंत उसमें लग जाता है, उसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि भाई जब देखता है कि मेरा भाई संकट में है तो वह तुरंत लपक करके, दौड़ करके अपने भाई की सहायता करता है। इसलिए भाई को भुजा कहा गया। और प्यार बहनें, बहनें भी ये प्यार का प्रतीक हैं। क्यों? अभी रक्षाबंधन मनाया गया कल, आप सबने देखा होगा, सवेरे से ही बहनें भूखी थीं। जो बहनें दूर थीं उन्होंने अपने भाइयों को राखी भेज दी होगी। कुछ बहनें अपने भाइयों के घर जाकर उन्होंने राखी बांधी, कुछ भाई बहनों के घर गए, वहाँ राखी बंधवाई। तो ये सब क्या है? ये सब उसी प्यार का एक उदाहरण है जो जीवंत रूप में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है भारत की, हमारे देश की, हमारे गांवों की, उसमें हमको देखने को मिलती है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और मेरी माँ ऐसी है जो शिक्षित नहीं है, परंतु दुखों ने उसे सब कुछ सिखा दिया है। बिना पढ़े हुए भी उसे सब कुछ पता है, क्योंकि एक एक बात, एक एक कष्ट भोग भोग करके उसने जीवन जीना सीख लिया है। और स्नेह वो इतना करती है कि जब मैं उसकी गोद में सिर रख लेता हूँ तो फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं। यह माँ की गोद होती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। क्योंकि माँ लिखना नहीं जानती इसलिए पत्र नहीं भेज सकती, परंतु उसका स्नेह मुझ तक पहुँचता है। ऐसा मुझे प्रतिक्षण आभास होता रहता है कि माँ मेरे एकदम निकट है और वह मुझे अपना स्नेह देती रहती है, मेरे पास तक पहुँचाती रहती है। मैं इस बात का अनुभव करता हूँ कि मेरा सिर सदैव अपनी माँ की गोद में रहता है और वो मेरे सिर को अपने हाथों से, कोमल हाथों से सहलाती रहती है।
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अब पिता के व्यक्तित्व की वो बात करता है तो बताता है कि मेरे पिताजी वृद्ध तो हैं, उम्र तो उनकी अधिक है, परंतु मन से वो बूढ़े नहीं हैं, केवल शरीर से बूढ़े हैं। आज भी वे दौड़ लगाते हैं, उनकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया है। प्रातःकाल उठना, जल्दी से घर की व्यवस्थाओं में लगना, सुबह घूमने टहलने जाना, अपने सारे कार्य निपटाना, यह उनकी दिनचर्या का एक निश्चित अंग है। इसलिए उनको बुढ़ापा छू भी नहीं गया है। शरीर में भी कहीं बुढ़ापे के लक्षण नहीं है, केवल उम्र अधिक है। अधिक वर्ष का होने के बाद भी उनका शरीर हृष्ट पुष्ट है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, वो हरदम हंसते रहते हैं, दौड़ भी लगा लेते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। जो मौत से भी नहीं डरते, अर्थात एक बार अगर मौत भी आ जाए सामना करने के लिए तो वे उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वे शेर अर्थात कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे घबराते नहीं हैं, वे डरने वाले नहीं हैं, उन सब का डटकर सामना करते हैं। बोल में बादल गरजता, उनकी वाणी में आज भी इतना ओज है कि सुनने वाले कांपते हैं। उनकी वाणी में पूरी आवाज़ है, पूरी दम है। काम में झंझा लरसता, और जब वो काम करते हैं तो झंझा अर्थात तूफान, कितना भी कठिन तूफान हो वो उन्हें रोक नहीं पाता। वो लरसता है अर्थात लज्जा के मारे कांपने लगता है, डर के मारे कांपने लगता है, और तूफान हार जाता है। परंतु मेरे पिताजी नहीं हारते, वे हार नहीं मानते। आज गीता पाठ करके इस पंक्ति में कवि संकेत करता है कि वह रोजाना गीता का पाठ करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके वो दंड बैठक भी लगाते हैं। 260 खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, और मुगदर भी भांजते हैं। मुगदर एक लकड़ी का बना हुआ गदा जैसे होता है। मैं चित्र के माध्यम से आपको यहाँ दिखा दूँ बना करके। ये देखिए ऐसे है, जैसे आजकल लोग बल्ला, गेंद बल्ला खेलते हैं, आप लोग इसको बैट कहते हैं। तो ये हल्का होता है, और मुगदर इसका शेप गोल होता है बेलन जैसे, और पतली मूठ होती है। उसको पकड़ करके लोग दोनों हाथों में लेकर के उसको ऐसे ऐसे भांजते हैं। उठाने का प्रयास सीधा उठाते हैं और उसको घुमाते हैं, तो मुगदर उसको कहते हैं। ये पहलवान लोग जब अभ्यास करते हैं तो उनकी दिनचर्या में रहता है। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है। जब उन्होंने देखा होगा कि घर के चारों ओर पानी भरा हुआ है, आंगन भी भरा हुआ है, घर के अंदर भी भरा हुआ है, मेरा घर तो पानी में तैर रहा है, तो उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ होगा उस समय। 4 भाई 4 बहनें, पहले भी आया है। और देखिए, भुजा भाई 4 बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। अभी कभी कहता है कि जब पिताजी ने हमारे अन्य 4 भाइयों को और बहनों को देखा होगा, वह खेल रहे होंगे या उनके सम्मुख खड़े होंगे, तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, क्योंकि पिताजी मन से इतने मजबूत हैं, मन से इतने सुदृढ़ हैं कि वृद्धावस्था के लक्षण वो अपने पास आने नहीं देते। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जब उन्होंने अन्य 4 पुत्र पुत्रियों को देखा होगा तो पांचवा कौन? मैं अर्थात कवि, उसको देख करके वह रो पड़े होंगे। उन्हें मेरी याद आ गई होगी कि आज यदि मेरे पास, मेरे सम्मुख भवानी जी होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं
प्यार में बहते रहें। पिताजी जिन्होंने मुझे सदैव बहुत ही स्नेह दिया, वो कहते थे कि मेरे तो 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं, परंतु ये सोने पर सुहागा है, अर्थात गुणवानों में गुणवान है, ऐसा मुझे कहते रहे। तो और मुझसे वो बहुत प्यार करते रहे। उनका स्नेह मेरे ऊपर बहुत अधिक था। तो निश्चय ही, क्योंकि आज मैं उनसे दूर हूँ, जब उन्होंने अन्य भाई बहनों को देखा होगा तो उन्हें मेरी भी याद आई होगी और वो रो पड़े होंगे, उनकी आंखों में आंसू अवश्य आए होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ भागा। यद्यप उन्हें सारे बेटे, अपने सभी बेटे सोने से लगते हैं, फिर भी आज उन्हें वो कमतर लगे होंगे। मेरी अपेक्षा वो उनकी निगाह में कम लग रहे होंगे। उन्हें उतने महत्वपूर्ण वो नहीं लग रहे होंगे जितना महत्वपूर्ण आज मैं लग रहा हूँगा। क्यों? लेकिन क्योंकि वो मुझे कहते थे कि यह गुणवानों में गुणवान है, ये सबसे गुणवान है। इसलिए और मैं क्या हूँ कि ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सेवा की आवश्यकता है, मुझे उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो मैं इतना अभागा हूँ, मैं इस प्रकार से, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। ऐसा सोच करके कभी अपने घर की याद करता है। भैया बहनों, इस कविता का जो शेष भाग है आधा, वह कल आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं बार बार आपसे आग्रह किया करता हूँ कि जो भी वीडियो जारी होते हैं, इनको आप एक बार नहीं, 1 से अधिक बार देखें, इन्हें बार बार पढ़ें, इन्हें बार बार देखें। पाठ का सारांश शामपट पर लिख दिया जाता है, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, वहाँ भी आप इसको ध्यान से देखें, याद करें। एक कविता का सारांश होता है, इसके बाद में जो अर्थ आपका मौखिक बताया जाता है, इसको आप बार बार सुनें। पाठों के आधार पर जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पाठ पूर्ण होगा, उसके बाद भेजे जाएंगे। अभी इधर गद्य खंड अपठित आपको पहले भेजा गया है, संभवतः 1 भेज पाए हैं, 1 और भी जाएगा जल्दी से, और 2 कविताओं का भी बना रहे हैं और उन्हें भी जल्दी से ही आपके सम्मुख प्रश्नोत्तर सहित अपठित भेजा जाएगा। इसके अलावा जो भी पाठ तैयार हो रहे हैं, जिन पाठ के वीडियो जारी हो रहे हैं, उन सब के लिखित कार्य भी साथ साथ चल रहे हैं और आप तक पहुंच जाएंगे। फिर आपकी एक पुस्तक बचेगी, अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें कुछ रचनात्मक लेख होता है, व्यवहारिक हिंदी इसको हम कहते हैं। पत्र भेजना, डायरी लिखना, समाचार लिखना, इस प्रकार की जो बातें होती हैं, वो सब भी प्रारंभ होगा और क्रमशः एक एक करके आपके पास तक पहुँचेगा। आपको इन सब को ध्यानपूर्वक पढ़ना लिखना है, ध्यान से इनको संजोना है। कहीं भी कोई पाठ, किसी दिन का कोई कार्य छूट न पाए। ये पूरे वर्ष भर आपके पास रहना है, इसलिए कार्यक्रम से लिखें और सुंदर लिखें, जिससे आप उसे ठीक से पढ़ सकें। आपके घर में कभी कोई मित्र आता है, कभी अन्य कोई आता है, अगर वो आपकी कॉपी देखता है तो उसको लगे कि वास्तव में आप कक्षा 11 के छात्र हैं और आपने जो काम किया है वो सराहनीय है। और अगर कोई ना भी कहे तो भी सबसे अधिक लाभ तो इसका आप ही को मिलना है, हम लोग भी देखेंगे और उसी के आधार पर आप सब जानते हैं आपका मूल्यांकन होता है। इतना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा याद करेंगे, फिर परीक्षाएं होंगी, आपको अंक मिलेंगे, अगली कक्षा में जाएंगे, आपका जीवन सुखमय बनेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। शेष आधा पाठ कल आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा।